नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं दमदार 10। आज दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हर रोज की तरह अजीत द्विवेदी जी तो है ही, आज अमिताभ तिवारी जी पैथोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका। और आज सबसे पहले बात होगी उपचुनाव की। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मांजलपुर सीट पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। अब तक 3 घंटे हो चुके हैं और इन 3 घंटों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। आज 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बिहार की बांकीपुर में बीजेपी जनसुराज आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है। आज उपचुनाव 3 सीटों पर है, लेकिन सबकी नजरें तो बिहार की बांकीपुर सीट पर सबसे ज्यादा है। बांकीपुर की आज 3,89,000 वोटर अपना नेता चुन रहे हैं। अब तक बांकीपुर में 8% मतदान होने की खबर आ रही है। यहां बीजेपी के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक और बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1990 से बीजेपी सीट से लगातार जीतती आई है। पहले नितिन नवीन के पिता 1990 से 2005 तक यहां से विजयी रहे और फिर उसके बाद नितिन नवीन लगातार यहां से जीतते रहे। डेटा आपके सामने है। बीजेपी ने सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर इस बार नाम लगाया है। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान हंगामा होने की खबर भी आ रही है। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। किदवईपुरी के एक पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। फिर कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस ने बीच बचाव भी किया। बांकीपुर में वोटिंग के बीच प्रशांत किशोर ने पुलिस पर जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 16 से ज्यादा जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नेताओं को दानापुर शिफ्ट किया गया। पीके ने आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार की मदद कर रही है, सरकार घबरा गई है और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। 16 से ज्यादा जनसुराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। रविशंकर प्रसाद भी अभी वोट डालकर निकले हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया, देखिए डाल दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नतीजे पहले जैसे ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव भी होगा? चलिए रोल। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आ गए हैं। लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है महाराज, लेकिन बांकीपुर की जनता भी जानती है उनको किसके साथ खड़ा होना है। मैंने वोट दिया है, मैं 20 साल से यहीं वोट करता हूं और बांकीपुर की जनता ने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, जनता का विश्वास देखा है। नीतीश जी का काम, सम्राट जी का काम, नितिन नवीन जी जब विधायक रहे उनका काम, सांसद के रूप में मेरा काम, इतने जो आजकल पटना में फ्लाईओवर बने हैं, जो वंदे भारत चल रही है, जो पटना हवाई अड्डा बन गया है और काम हो रहे हैं, मरीन ड्राइव है, तो ये देखा है लोगों ने। कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, छात्रों का हम सम्मान करते हैं, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकाबला किससे लग रहा है?
वो आप तय करिए। हम लोग की प्रभावी निर्णायक जीत होगी। जहां तक मुझे लगता है अधिक मुकाबला आरजेडी से होगा। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र, जिनकी अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, उन्होंने रविशंकर प्रसाद से बात की। नीतीश, आपको माहौल क्या दिखाई दे रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद तो ये कह रहे थे कि मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। वो प्रशांत किशोर की पार्टी को कुछ गिन नहीं रहे। जी हाँ, देखिए, इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चूंकि प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो ऐसे में ये मुकाबला जो है त्रिकोणात्मक हो गया है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लंबे समय तक चुनाव मैदान में नहीं थे, आखिरी समय में आए, बहुत जोरदार उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद थोड़ा माहौल बदला। लेकिन इस बार का चुनाव इस मायने में भी अलग है, चूंकि ये उपचुनाव है। आमतौर पर जो बिहार में चुनाव होते हैं उसमें कई सामाजिक समूह जो हैं किसी दल विशेष के प्रति प्रतिबद्धता रखकर वोट डालते हैं, सरकार बनाना लक्ष्य होता है। कई सामाजिक समूहों का लक्ष्य ऐसा होता है कि कोई विशेष पार्टी सत्ता में न आए, तो आम चुनाव में वोटिंग। लेकिन अभी चूंकि कोई सरकार नहीं बदलने वाली है, इस एक जो वोटर हैं वो से कहें इन सब बातों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिलेगा। और यही उम्मीद जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को है कि ऐसे लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर पिछले आम चुनाव में जो चीजें उस तरह की बातें नहीं होंगी। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नेटवर्क बार बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मोटी बात जो मैं समझ पा रही हूँ, सबसे पहले नंबर्स का मसला हम समझ लेते हैं। अमिताभ जी, ये बताएं, पलड़ा किसका भारी है और ये मुकाबला त्रिकोणीय है या प्रशांत किशोर इस चैलेंज में है या नहीं है? प्रशांत किशोर जरूर इस चैलेंज में है। मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि त्रिकोणीय थ्योरेटिकली उस मुकाबले को कहा जाता है जिसमें तीनों पार्टी को 15% से या 20% से लगभग ऊपर वोट शेयर आए। तो अभी तक जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें तो आरजेडी अभी भी 17-18% होल्ड ऑन कर रही थी। बात यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को पहले वहाँ 62% के करीब, 60% के करीब वोट था, 30-40% है। अब दोनों बातें हैं कि एक तो सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है अगर यहाँ पे हार भी जाती है बीजेपी तो। दूसरा है कि क्या प्रशांत किशोर जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसको कंसोलिडेट कर पाते हैं या नहीं, उसके ऊपर सारा है। और क्योंकि एमवाई समीकरण जो आरजेडी का है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज तो जो बीजेपी को वेल पोजीशन्ड है डिफीट करने में, उसकी तरफ झुकाव उसका होता है, लेकिन यादव समाज कहीं ना कहीं देख रहा है कि आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत जाते हैं या रनर अप भी हो जाते हैं तो। क्योंकि फिर प्रशांत किशोर हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव के रूप में 2030 के चुनाव में खड़े हो जाएं, तो उनका वोट बैंक शायद इसीलिए अभी तक लामबंद दिख रहा है। जो बीजेपी का वोटर है, जो उस पर स्वर्ण वोटर आप दिखा रहे हैं 33% और 12-14% जो कायस्थ वोट है। देखिए, कायस्थ समाज का कोई एमएलए नहीं है, सिर्फ एक एमएलए है शायद बिहार के असेंबली में, तो रिप्रेजेंटेशन की बात तो हर समाज की रहती है, तो वो तो लार्जली अपने कैंडिडेट के साथ जाएगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो अभी आपका एनालिसिस है उसमें तो बीजेपी के लिए भी अच्छा ये है कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो और प्रशांत किशोर को यहाँ पर जमीन ना मिले। बिल्कुल, इस बात के लिए बीजेपी बड़ी डेस्परेट होकर के इंतजार कर रही थी कि कब तेजस्वी यादव आते हैं, और तेजस्वी यादव आए उसके पहले एक संयोग हुआ कि उस दिन रात में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद एक माहौल बना, तेजस्वी यादव आए, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक मोटे तौर पर जो यादव वोट है उसको अपनी तरफ रखने का ये मैसेज दिया गया। लेकिन समस्या ये है कि यादव भी वहाँ पॉलिटिकली इतने जागरूक तो हैं कि वो पूछ रहे हैं कि रेखा गुप्ता वैश्य है, तो क्या वैश्य उनको वोट दे रहा है? हम तो आपकी राजनीति बचाएं, लेकिन वैश्य वोट दे रहा है उनको, तो वैश्य का वोट मिल नहीं रहा है। वैश्य और कायस्थ, ये दो ऐसे समूह हैं जो बीजेपी की तरफ अभी भी पूरी तरह से हैं। अगर हम लोग थोड़ा बारीकी से इसमें बात करें तो 3,89,000 की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख वोट जो है वो बीजेपी के सामाजिक समीकरण का है। 1,39,000 वोट फॉरवर्ड्स का है और 1,29,30,000 वोट जो पिछड़ी जाति का है, उसमें यादव छोड़ दे तो बाकी वैश्य और कोयरी कुर्मी बीजेपी का ही है। 50,000 के करीब अति पिछड़ा वोट है, उसमें चंद्रवंशी ज्यादा है, वो भी बीजेपी का कोर वोट है। दलित का भी एक कोर वोट बड़ा है, तो 3 लाख के करीब तो कोर वोट बीजेपी का है।
अगर वो नहीं टूटता है, बीजेपी की असली चिंता ये है कि अगर फॉरवर्ड के नाम पर, ब्राह्मण भूमिहार के नाम पर अगर प्रशांत किशोर को उसका वोट जाता है या गैर कायस्थ सवर्ण अगर एकजुट होते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है। तो लड़ाई तो अभी ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है, लेकिन जैसा अभी कह रहे थे अमिताभ जी भी कि वेल पोजीशन्ड बीजेपी से लड़ने में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, इसलिए मुसलमान पहले दिन उनके साथ आया। और ये भरत तिवारी वाली घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, इन सब घटनाओं से एक जो गैर कायस्थ सवर्ण है वो उनके साथ और कैंडिडेट के तौर पर भी परसेप्शन में प्रशांत किशोर आगे हैं। इतना बड़ा नाम है और वो इतनी मेहनत किया है, उन्होंने बिहार की बातें इतनी की हैं, और बांकीपुर मिनी बिहार कहा जाता है, बिहार के हर जिले के लोग वहां रहते हैं, एकदम शहरी इलाका है। तो ये मिनी बिहार का चुनाव है, प्रशांत किशोर के चेहरे का चुनाव है, बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के कोई ज्यादा है नहीं, नितिन नवीन लड़ रहे हैं। और एक इसमें एक जो ट्रिविया कहा जाता है, उस ट्रिविया एक आपको बता दे कि हमेशा ट्रेंड जो है वो पलटता है बांकीपुर। 1990 में जब जनता दल की लहर चल रही थी, बीपी सिंह की लहर चल रही थी, तो निर्दलीय रामानंद यादव वहां से रामानंद यादव निर्दलीय 1990 में जब लहर थी जनता दल की, तो निर्दलीय रामानंद यादव जीत गए। 95 में जब लालू यादव की लहर चली, जिन निकल रहा था, तब नवीन किशोर सिन्हा जीत गए वहां से। और 2015 में जब आरजेडी जेडीयू दोनों मिल करके लड़े और बीजेपी अकेले लड़ी, तब बीजेपी जीत गई वहां से, दोनों मिलकर। मतलब जो सरकार में हो उसका उलट यहाँ होता है, और जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड पलटता है। ठीक है, देखते हैं 3 अगस्त को नतीजा आएगा, और बांकीपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया सीट का भी नतीजा 3 अगस्त को ही आएगा। दतिया में अब तक 18% वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने काफी बखेड़ा भी खड़ा किया। हालांकि बाद में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को मना लिया। आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है। दतिया में अब तक 18% मतदान हो चुका है। तो बात दतिया की भी हो जाए, और कितना हाई पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर हुआ, अमिताभ जी ये तो सभी के सामने है। इस चुनावी दंगल में पलड़ा किसका भारी है? यहाँ पे कांटे की टक्कर है। देखिए, जो हमने ओपिनियन पोल भी किया है उसमें बीजेपी ज़रूर आगे दिख रही है, जो कल रिलीज़ किया है, लेकिन उसमें 3% का ही वोट शेयर गैप है, मतलब वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ही आता है। घनश्याम सिंह भी वहाँ राजा हैं, पहले एमएलए रह भी चुके हैं इस सीट से। अब लार्जली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नरोत्तम मिश्रा, एक तो पहले उन्होंने नहीं, उनके सपोर्टर्स ने नाराज़गी दिखाई, फिर मान गए नरोत्तम मिश्रा एक तरह से, लेकिन एक टीस तो थी उनके मन में। एक टीस है, तो अपने सपोर्टर्स को एंड में देखिए कि 50% चुनाव जो है ना वो कैंपेन खत्म होने के बाद होता है, यानी पिछले 36 घंटों में चुनाव होता है। तो उन्होंने अब कैंपेन खत्म होने के बाद अपने सपोर्टर्स को एक्चुअल में क्या मैसेज दिया है कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या नहीं। अब उसमें 2 बातें हैं कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें और वो जीत जाए, तो फिर अगले बार के विधानसभा चुनाव में इनको नई सीट तलाशनी पड़ेगी, हो सकता है अगर आशुतोष तिवारी को रिपीट किया जाए तो ठीक है। और बीजेपी अगर नहीं जीतती है तो इनके ऊपर ठीकरा फूट सकता है। हालांकि ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए मैं कैंडिडेट नहीं था इसलिए पार्टी जीत गई। बीजेपी का संगठन जरूर मजबूत है। एमपी आप कह सकते हैं गुजरात के बाद सबसे मजबूत संगठन किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है, किला है एक तरह से, ठीक है। तो किसी को भी खड़ा करें, 30-35% वोट बीजेपी का कोर वोट है। तो एक दिलचस्प लड़ाई है, देखना पड़ेगा लार्जली कि नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स उतनी मोटिवेशनली बाहर निकलते हैं या नहीं, और किसको समर्थन करते हैं। ठीक है, इसमें भी कांग्रेस का भी एक जो नहीं, उनके साथ तो एक समस्या है कि वो हार गए थे पिछली बार नरोत्तम मिश्रा, और उसके बाद जो लगातार जीत रहे थे, हर बार उनका जीत का अंतर कम होता जा रहा था। तो बीजेपी के दिमाग में एक था कि चेंज करना है कैंडिडेट। चेंज करने पर इतनी बदमजगी नहीं होती अगर उनसे पहले बात की गई होती तो। कांग्रेस में क्या समस्या है कि राजेंद्र भारती जिनके ऊपर मुकदमा हुआ, सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है, वो राजेंद्र भारती को बहुत खुल करके घनश्याम सिंह का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ऊपर से घनश्याम सिंह ने जो सहानुभूति दिखाई, जब इनके ये भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह ने उनके प्रति जो सहानुभूति दिखाई, इससे राजेंद्र भारती के समर्थक भी नाराज हैं कि भाई राजेंद्र भारती को तो लड़ते रहे नरोत्तम मिश्रा से, अब कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे नरोत्तम मिश्रा के प्रति सहानुभूति दिखाएगा। तो घनश्याम, जो राजेंद्र भारती है, उनके समर्थक भी मदद नहीं कर रहे हैं घनश्याम सिंह की। तो समझिए कि लड़ाई घनश्याम सिंह और अपना आशुतोष तिवारी अपने लड़ रहे हैं। जो पहले के दोनों विधायक हैं वो नहीं लड़ाई में दिख रहे हैं अभी, जो खुल करके सामने आकर, जो एक्चुअल में आमने सामने की जिनकी लड़ाई थी। अब देखना ये कि दोनों पार्टी का कैडर कैसे लड़ता है। बिल्कुल। और आजाद समाज पार्टी का भी एक कैंडिडेट खड़ा हो गया। बसपा का भी ट्रेडिशनली एमपी में अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। आई थिंक दामोदर यादव नाम से कैंडिडेट है, उनको भी दलितों में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, तो वो भी वोट स्प्लिट कर सकते हैं, देखते हैं।
आइए अब आपको संसद की रिपोर्ट दे देती हूं। एंटी पेपर लीक बिल ने संसद में पहली परीक्षा तो पास कर ली है। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया है। आज उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन कल लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो बयान दिया, गृह मंत्री को लेकर जो बातें कही, राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री पर बिना सबूत के जो आरोप लगाए, उसे लेकर लोकसभा में कल खूब हंगामा हुआ। आज भी लोकसभा में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि सत्ता पक्ष लगातार माफी की डिमांड कर रही है। वो चाहती है कि राहुल गांधी अपना बयान वापस ले और माफी मांगे सदन के अंदर, तभी सदन आगे चलेगा। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करने लगा। सदन स्थगित हुआ। राहुल गांधी लोकसभा से बाहर निकले। संसद भवन परिसर में कहा कि या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया या फिर उन्हें फायरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं, और दोनों ही सूरत में वो डिफॉल्टर हैं। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर से अपनी बात दोहराई कि बिना गृह मंत्री के मंजूरी के पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इधर दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया कि 20 जुलाई को कोई गोली नहीं चली थी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आरोपों को एक तरह से खंडित किया। सत्ता पक्ष राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो ये जो लड़ाई झगड़ा है वो अब सिर्फ केवल संसद तक का नहीं है, परसेप्शन का नहीं है, सबूतों का भी है। लेकिन जो बयान अभी तक आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। Say what they want. They're not allowed. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? कौन सा ऑर्डर है? वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। या तो गोली चली है या फिर गोली नहीं चली है, ये जांच पुलिस को करनी है। ये जो सीआरपीएफ के अंतर्गत आने वाली आरएएफ ने अगर ऐसा एक्शन किया है तो ये जांच उन्हें करनी है। लेकिन सदन के अंदर जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि गृह मंत्री के कहने पर गोलियां चलाई गई है, राजनीति यहां से शुरू होती है। देखिए, उसको लेकर के इस पूरे मामले में कई कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग कई दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कोई फायरिंग होती भी है किसी जगह पर तो वो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। ऐसा नहीं होगा कि वहां जो मौजूद पुलिस वाले हैं वो गृह मंत्रालय से पूछेंगे या गृह मंत्रालय ने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि आप अपने विल पर गोली चला देना, ऐसा नहीं होता है। वो मजिस्ट्रेट तैनात होते हैं हर प्रदर्शन की जगह पर। ये बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है और वो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। तो पहली बात तो यही है कि गृह मंत्री की बात इसमें नहीं आती है अगर मजिस्ट्रेट आदेश देता है। लेकिन इसमें मेरा सबमिशन आपके सामने ये है कि कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था, वो तो मजिस्ट्रेट ने दिया था। लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि भाई मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया। अल्टीमेटली जो कहा जाता है जो कि मतलब बक स्टॉप्स हियर, तो वो कहाँ होता है? वो तो गृह मंत्रालय में ही होगा। जो बक स्टॉप्स हियर का जो मुहावरा चिदम्बरम ने बोला था दंतेवाड़ा की घटना के बाद, तो जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली जाएगी गृह मंत्रालय के ऊपर। लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यही कहा जाएगा कि गृह मंत्री ने गोली चलवाई, लेकिन गृह मंत्री ऐसा आदेश नहीं देते हैं। कभी नहीं देते हैं, तो ये नहीं होता है ऐसा। तो अब ये तो एक पक्ष हुआ। अभी तो यही तय नहीं कि गोली चली या नहीं चली। पहले एक रिपोर्ट आई थी, वो भी सूत्रों के हवाले से थी। हम लोगों ने चर्चा की कि सीआरपीएफ ने जांच कराई, आरएएफ के लोगों में से कम से कम दो जगह ऐसा पैलेट गन चलने की खबर आई है। ये सूत्रों के हवाले से अखबारों में खबर थी। अब फिर एक रिपोर्ट आज हमने देखी, एमएलसी जो होता है, जो मेडिकल लीगल केस जो होता है एमएलसी, उसमें उसकी एक रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से ही उसमें है कि जो घाव जो बताया जा रहा है घायल लोगों को,
वो गोली का या छर्रे का घाव नहीं है। तो फिर वो क्या है जो तस्वीर अब है? सवाल है कि जिसको राहुल गांधी ने जिस साहिल लोचब को पेश किया और दिखाया कि आंख पे घाव लगी है और 1% चांस है आंख की रोशनी लौटने की, या दूसरे बाजू पर जो घाव है वो किस चीज का घाव है? देखने में तो पैलेट लग रहा था, वही छर्रे का लग रहा था घाव। तो अब ये अगर एमएलसी की रिपोर्ट ऑफिशियली, जब रिपोर्ट आ जाए एमएलसी की, ऑफिशियली रिपोर्ट आ जाए सीआरपीएफ आरएएफ की जांच की, तब एक्चुअल पता चले, उसको सरकार रख दे, कोई ऑथेंटिकेट करे कि ये वास्तविक स्थिति है। लेकिन वो कहा जा रहा है कि शॉक बैटन्स थे, जो जिसे मतलब लाठी जैसी थी, शॉक बैटन्स थे, लाठी थी, लोग गिरे, उससे लोग घायल हुए, लोग को कई तरह से लोग घायल हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं इसको अब एक और पॉलिटिकल पक्ष जो सरकार वाला है उस पर एक छोटा सा रिएक्शन अमिताभ जी आपका भी। गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं, 4 दिन हो गया है इस घटना को हुए अमिताभ जी, अभी तक गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है, एकदम चुप हैं। और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग होती जा रही है, अजीत डोवल से मीटिंग कर रहे हैं, आईबी चीफ से मीटिंग कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी, हाँ होम सेक्रेटरी से मीटिंग कर रहे हैं। ये इशारा क्या देता है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें रेटोरिक, पॉलिटिक्स और फैक्ट्स की बात है। जो स्टूडेंट्स ने जो 3 मांग रखी या जो उनका अग्रीमेंट हुआ सरकार के साथ, उसमें पैलेट या गोली चलने की कोई डिस्कशन नहीं है। स्टूडेंट्स ने खुद जो अग्रीमेंट किया है, धर्मेंद्र प्रधान की वापसी, रेजिग्नेशन, सॉरी, एफआईआर क्वॉशिंग, और तीसरा क्या था, 1 करोड़ का मुआवजा। तो स्टूडेंट्स की तरफ से खुद से ये डिमांड नहीं आया। पहली बात तो स्टूडेंट्स ही वहां पर थे, अगर वो इम्पैक्टेड थे, गोली चली थी या पैलेट गन्स चले थे, तो सीजेपी को भी पता होगा और उन्होंने ये मामला रखा होता। ठीक है, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं आपकी बात। हाँ, सीजेपी ने तो नहीं बोला, सीजेपी ने नहीं बोला। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इस पूरे मामले का क्रेडिट विपक्ष को नहीं जा रहा है, क्रेडिट तो युवाओं और सीजेपी को है। तो अब किसी न किसी तरह से विपक्ष जो है, जो भी ये मुद्दा उठा रहा है पिछले दिनों से, यानी राहुल गांधी है, वो कुछ न कुछ एक विक्ट्री चाह रहे हैं इस सारे प्रोटेस्ट के एंगल से, क्योंकि हम एज इन वो उठा रहे थे इस मामले को। तो अब ये अकाउंटेबिलिटी होम मिनिस्टर के ऊपर, ये जो गोली चलने या छर्रे चलने की बात उन्होंने उठाई है। और एक दूसरे चीज से भी लिंक्ड है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी देख रहा है कि अगर नॉर्मलसी हो गई पार्लियामेंट में तो डिलिमिटेशन बिल पास होगी, और डिलिमिटेशन इज द बिगेस्ट झटका टू मोदी गवर्नमेंट। पिछले 12 साल में कोई बिल अटका नहीं है। ठीक है, तो उसको भी अंडू करने का मौका है सरकार को। तो नॉर्मलसी, ये विपक्ष, अगर जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष अगर इस अप्रोच के साथ चल रहा है कि नॉर्मलसी आ गई तो डिलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा, इसलिए अपने हाथ में कैच पॉइंट बनाकर रखें जहां पर वो सरकार को झुका सकें। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी गटर जनरेशन वाले बयान पर एक बार फिर से, इस पर न सिर्फ वो कायम है बल्कि अपने समर्थन में उन्होंने एक और पोस्ट लिखा। कंगना रनौत ने कहा कि समाज में अश्लीलता के लिए जगह नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में सिविक सेंस और सांस्कृतिक मर्यादा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि जो मर्यादा में नहीं रह सकते उन्हें कमरे तक सीमित रहना होगा। आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई
संबंध परिवार वाले भी आपको भोंडापन नहीं झेलेंगे तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस में कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये अब कंगना रनौत ने जो ये वीडियो जारी किया है उसका एक मैसेज तो साफ है, वो अपने बयान पर कायम है और वो उससे पीछे नहीं आएंगी। तो क्या जेनसी से उनका ये डिस्कनेक्ट पार्टी के लिए एक बड़े सिरदर्द की तरह दिखाई देगा अजीत जी? बिल्कुल, एक राजनीतिक नुकसान की बात है। प्रधानमंत्री आउटरीच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को संबोधित किया, उन छात्रों को फ्रेंड्स कह के संबोधित किया, 3 वीडियो बनाए उन्होंने, उन तक आउटरीच किया है, उनको पैसिफाई किया है। आज यही कारण है कि आज हर जगह आंदोलन समाप्त हुए हैं और सरकार ने जो कमिट किया उसको वो कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब ये इसमें 2-3 बातें इन्होंने कही हैं, जो एक तो ये समझिए, सबसे पहली बात है कि सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने को रोकने का एक कानून है भारत सरकार के पास। अगर ये सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता थी तो पुलिस ने इस पर कोई मुकदमा दर्ज किया है? कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर होगा तो पुलिस दर्ज करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत हुई हैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए जी। प्रधानमंत्री से ज्यादा भावनाएं तो दूसरे लोगों की आहत हो गई जिनको इतना टारगेट किया गया। तीसरी बात यह है कि गाली और अश्लीलता दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। जिन फिल्मों में गालियां नहीं होती हैं वो फिल्में भी अश्लीलता फैलाती हैं। एक से एक अश्लील गाने बने हैं, उनमें गालियां नहीं होती है। और एकदम मतलब एक पढ़े लिखे लोगों वाली बात है मीनाक्षी जी, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं जिसको लोग देखते हैं दुनिया भर के। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 10 दिन पहले का, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन के फैसले में 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाली अश्लीलता नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, हम हालांकि उसे पूरी तरह से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की गाली भी कई बार अश्लील नहीं हो सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 दिन पहले का। तो गाली और अश्लीलता ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। बिना गाली देते कितने ही एमपी हैं जिन्होंने गाने गाए हैं भोजपुरी में, और कितनी अश्लीलता उसमें गाली नहीं है। तो अश्लीलता अलग चीज है, गाली अलग चीज होती है। गालियों के समाज शास्त्र पर बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। हम जिस इलाके से आते हैं, हमने कल भी कहा था, बिहार उत्तर प्रदेश में शादियों में दूसरे किसी भी उसमें गालियां गाई जाती हैं और लोग उसको उसी अंदाज में सुनते हैं, उसमें कोई अश्लीलता नहीं होती है, कोई उसको मीन नहीं करता है। तो एक बात यह है कि अश्लीलता अगर फैलाई गई है जंतर मंतर पर तो हिंसा के जो मामले दर्ज हैं उस तरह से अश्लीलता फैलाने का भी मामला दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। दूसरा, गालियां जो है वो अश्लीलता से अलग होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। तीसरा, भारत की फिल्में गाने ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं, जेन जी की गालियों से ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं, तो उसके बारे में भी प्रीच करना चाहिए है, जिसके जो भी इस तरह का प्रीच कर रहा है। और इस तरह के बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की आउटरीच को कंगना रनौत ने कम किया है, डैमेज किया। आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। जब मैं एक मां के नजरिए से देखती हूं तो मैं भी शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे इस तरीके से सड़क पर खड़े होकर, सड़क या घर में उनकी लैंग्वेज में भी इस तरीके की भाषा हो, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए अगली खबर, E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 की वजह से BS3 वाली उन गाड़ियों के रबर और गैस्केट पर असर हुआ है जो 2005 से 2016 के बीच बनी है। साथ ही ये भी कहा कि BS6 इंजन वाली गाड़ियों, BS4 माफ कीजिएगा, BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं हुआ है। BS6 ठीक। नितिन गडकरी ने सदन में यह भी बताया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो चिंता जताई जा रही है वो तथ्यहीन है। अब खतरा BS3 गाड़ियों को भी क्यों हो, मेरा सवाल तो ये है। और E20 से अगर नुकसान हो रहा है तो फिर आम जनता को वो ऑप्शन क्यों ना दिया जाए जहां पर वो अमिताभ जी तय कर सके कि उसे केवल पेट्रोल भरवाना है, E20 पेट्रोल भरवाना है। ये चॉइस तो जनता के पास होनी चाहिए। हाँ, ये चॉइस बिल्कुल जनता के पास होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कहा जा रहा है कि भाई किसी भी गाड़ी में खराबी की रिपोर्ट नहीं है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई 2003 से 2016 की जो गाड़ियां हैं उसमें इन दो रबर खराब हो रहा है, रबर और ये खराब हो रहा है। करेक्ट। उससे हो सकता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ का, उससे हो सकता है कि माइलेज पे भी इम्पैक्ट होता हो, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है भाजपा के लिए, सरकार के लिए आगे वो भी जाकर तब सर जब नंबर गिना जा रहा है कि एक विकेट डाउन और दूसरा विकेट। हाँ, तो क्योंकि क्या है ना, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो कहीं कहीं ये जो थर्ड टर्म है ना उसमें आपको उसमें कमी दिखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जब शुरू में पाकिस्तान, हम युद्ध जीतने के बावजूद
पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्टेज पर एक ऐसा नैरेटिव फैला दिया था कि भारत को उसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। जब तक हमारे जो 2 महिलाएं और एक और जो हमारे आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस ने रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू किया, तीनों विंग से हमारी महिला चेहरों ने तब जाके वो नैरेटिव जो ग्लोबल था तब जाके उसको न्यूट्रलाइज कर पाए थे हम, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये क्योंकि 2 मंत्रालयों का काम है, एक बार नितिन गडकरी कहते हैं कि भाई ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हमारे पास है ही नहीं, उसका जवाब हरदीप पुरी देंगे, और हरदीप पुरी कभी ना कभी पास द बक करते हैं यहाँ पे, इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। एक पार्लियामेंट से आ रही तस्वीर आपके सामने रख दूं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा दे। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। देखिए राहुल गांधी के पास इस वक्त मुद्दा क्या है, वो पैलेट गन दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा उठाए गए इस गन कल्चर के खिलाफ वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा क्या है, चढ़ावा चोरी का है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अजीत जी, एक को दिल्ली दिख रहा है, एक को उत्तर प्रदेश दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये जैसे ही खत्म हुआ वो मामला, पेपर लीक बिल पर चर्चा समाप्त हो गई, बल्कि दूसरे दिन की चर्चा बाकी ही थी, तभी समाजवादी पार्टी ने ये वाला मुद्दा उठा दिया। समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये ज़्यादा इमोशनल इशू है, ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इमोशनल इशू है ये ज़्यादा बड़ा। और जेन जी की जो नाराजगी है वो तो अपनी जगह है, उस आंदोलन में ये चीज़ दब न जाए, ये भी लग रहा है। चूंकि ये चीज़ें धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रही हैं। जो एसआईटी, दूसरी एसआईटी भी गठित हो गई है, जो जेल में गए, जो जेल में, वो ये विमर्श से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को किसी तरह से इस चढ़ावा चोरी के मामले को विमर्श में ले आना है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में होगा अमिताभ जी? तो देखने वाली बात है। बात यह है कि ज़रूर एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस अकाउंटेबिलिटी यानी जेनजी से जो प्रोटेस्ट है उस पर दबाव बनाए, और समाजवादी पार्टी क्योंकि क्षेत्रीय दल और वहाँ चुनाव है, एक इमोशनल जो मुद्दा है ये, उस पर दबाव बनाए। अब कितना इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होता है ये देखने वाली बात है। ये लार्जली एसआईटी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एसआईटी एक अच्छी रिपोर्ट बना करके एक अच्छे एसओपीज़ के साथ कॉन्फिडेंस वापस ला पाती है और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलती है, तो एक मैसेज जा सकता है कि भाई ये न्यूट्रलाइज हो गया डिसकंटेंट। लेकिन अगर लोगों को एसआईटी के कामकाज पे भरोसा नहीं रहेगा तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आस्था का मुद्दा है, फेथ का मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है, और वोटिंग एक इमोशनल डिसीजन ही होता है। और उत्तर प्रदेश में मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही ये बात पता चली, सीएम ने फौरन का एसआईटी का गठन हो, इसके ऊपर जांच शुरू हो। मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी, अखिलेश यादव ने भी ये तय करके रखा कि इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना। और अभी कुछ दिन पहले ही अवधेश प्रसाद का एक बयान हमने सुनाया था दर्शकों को, जिसमें वो कह रहे थे कि यही अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से वापस जाएंगे। देखिए, ये इसी तरह के जो ये चंदे की पेटी लेकर के ये इस तरह की चीज़ें चुनाव में आपको बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन अब इस मामले में अब वो तेजी, वो तीव्रता नहीं रह गई है, न उसकी वो व्यापकता रह गई है जो 1 महीने पहले थी जी। और इसका कारण ये है कि जो पहली एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसके हिसाब से कई लोग अरेस्ट हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच की बात को खारिज कर दिया और कहा कि एक दूसरी एसआईटी बनाइए जिसको आईपीएस अधिकारी लीड करे। पहला आईएएस अधिकारी लीड कर रहे थे, दूसरी एसआईटी बन गई है, आईपीएस आईजी लेवल की अधिकारी हैं किरण एस, या मतलब आईजी लेवल के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। और वो जांच, अब उसकी रिपोर्ट फिर नए सिरे से उस एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। अयोध्या की पुलिस ने जांच किया, इंटरनल जांच हुई है, लोग अरेस्ट हुए हैं। सचिव के नियुक्ति की बात आ गई है कि नया सचिव नियुक्त हो रहा है जो एमटेक और बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं, और जो ट्रस्ट के सीईओ के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से एक वो कमेटी जो थी 9 लोगों वाली वो भी गठित हो गई है, जिसमें 5 तो संत अयोध्या के ही रखे गए हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के जो करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो लिए जा रहे हैं, जनता का जो राम भक्त हैं उनकी आस्था वापस हासिल करने के लिए। तो दोनों तरफ से ये प्रयास चलते रहेंगे चुनाव तक। एक और संशोधन बिल है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगले सप्ताह संसद में एफसीआरए संशोधन बिल लाया जाएगा, जो कि इस वक्त चर्चा में है। इस बिल से विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। राष्ट्र विरोधी काम के लिए फंड के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। इस कानून के तहत जो भी संगठित नियमित विदेशी फंडिंग लेना चाहता है, उसे गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब एफसीआरए संशोधन बिल 2026 गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन का रिन्यू नहीं होता है
तो विदेशी चंदे से बनी हुई उसकी संपत्ति का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा। ये सरकार के पास ताकत होगी। मान लीजिए कि 30 साल पहले किसी एनजीओ ने विदेशी चंदे से कोई इमारत बनाई, लेकिन अब उसका पंजीकरण रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर ये इमारत एक प्राधिकरण के पास चली जाएगी। अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाए तो संपत्ति वापस मिल जाएगी, नहीं तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। सरकार चाहे तो इसे किसी अन्य विभाग को दे भी सकती है, नहीं तो बेचकर खजाने में पैसा जमा कर सकती है। कानून के उल्लंघन की अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। इस बिल के विरोध में विपक्षी दलों का तर्क यह है कि अगर किसी संगठन ने सालों पहले विदेशी चंदे से स्कूल या अस्पताल भी बनाया था और अब वो केवल घरेलू फंड से चल रहा है, तब भी एफसीआरए रिन्यू ना कराने पर उसकी पुरानी संपत्ति छिन सकती है। जबकि सरकार का इसमें अलग टेक है। सरकार ये कह रही है कि 2010 में भी ये प्रावधान था, पहले से ये प्रावधान था, अब बस इसे एक औपचारिक रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये दो जो सबसे कंटेंसस इशू उस बिल में यही है कि विदेशी चंदे से जिनको एफसीआरए मिला हुआ है, अगर उसमें गड़बड़ी पकड़ी जाती है और उनका लाइसेंस रद्द होता है या उनका रिन्यू नहीं हो पाता है, तो फिर वो संपत्ति सरकार अधिग्रहित कर लेगी। यही सबसे ज़्यादा विवाद का विषय है। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सरकार ने एक अथॉरिटी बनाने का इसमें प्रावधान किया है कि एक अलग एफसीआरए को मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी होगी जो मंजूरी देगी और उसको मॉनिटर करेगी। उनके विदेशी चंदे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी। और ये सजा वाला प्रावधान आपने बना ही दिया कि जो 5 साल से घटा करके 1 साल कर दिया गया है। इस बिल को पिछले बार कुछ दिन पहले ही ये बिल आया था। केरल के चुनाव के समय इस बिल को रोक दिया गया था क्योंकि ये एक पॉलिटिकल चर्चा ये थी कि केरल में चूंकि बहुत सारे एनजीओज हैं, कैथोलिक और क्रिश्चियन एनजीओज हैं जिनको बाहर से चंदा आता है और बीजेपी आउटरीच कर रही थी क्रिश्चियंस के यहाँ, लेकिन अब उस बात को खत्म कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 बातें जरूरी हैं जो जानना चाहिए। वैसे भी इस सरकार ने एफसीआरए पर से बहुत सख्त बना दिया है रिन्यू का नियम। तो अभी करीब 24,000-25,000 एनजीओज हैं जिनका एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हो गया। 14-15,000 एनजीओज तो ऐसे थे जो इस बार एफसीआरए के रिन्यूअल के लिए आए ही नहीं पिछले 2-3 साल, तो आए नहीं, अपने आप लैप्स हो गया। कुछ लोग आए तो वो सख्त प्रावधानों की वजह से उनका रिन्यू नहीं हुआ। तो अब 12-13,000 या 14,000 कुछ एनजीओ ओवरऑल पूरे देश में बचे हैं जिनको एफसीआरए का लाइसेंस है, जिनके पास, जिनको विदेशी फंडिंग मिलती है। ये भी एक बड़ा नंबर है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है, एक अथॉरिटी का होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम लोग ठीक काम करते हैं, एडवोकेसी का काम करते हैं, हेल्थ के सेगमेंट में, आदिवासियों के उसमें, बच्चों में, एजुकेशन में बहुत काम किया है इन एनजीओज ने। और एक समय 90 से और 2000 के पहले दशक में एनजीओज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है लोगों को मातृत्व में, बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा में, इन सब चीज़ों में। तो उनका काम अच्छा है वन को जंगल को लेकर के। लेकिन उसमें बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जिनका मिसयूज होता है। विदेशी ऐसी ताकतें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनका पैसा आता है, उनका मिसयूज होता है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है, सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। अगर उन सब पर नियंत्रण करना है तो सरकार एक अथॉरिटी बना रही है, उसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ये जो प्रावधान है संपत्ति जब्त करने का, इसमें अगर कुछ ट्विक किया जा सकता है तो ये पार्लियामेंट में करना चाहिए इसको। और सरकार के पास सबसे अच्छा मुद्दा तो ये है कि सरकार ये कह रही है कि 2010 में भी ये प्रावधान था। 2010 में तो यूपीए की सरकार थी, प्रावधान पहले से था, बस अब उसे औपचारिक बनाया जा रहा है। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पुलिस ने छापेमारी की और सबको हक्का बक्का कर दिया। बड़ी खबर आपको दे दे, बीरभूम पुलिस ने टीएमसी लीडर अनुव्रत मंडल के करीबी मीनार मंडल के घर पर रेड करके 28.5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 15 किलो गोल्ड बरामद किया। छापेमारी में 1-1 किलो की सोने की 14 ईंट, 100 ग्राम सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए हैं। देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देखकर पुलिस वाले भी दंग थे। नोट गिनने के लिए 5-5 मशीनें मंगवानी पड़ी। पुलिस ने जिस मीनार मंडल के घर पर यह रेड की, वो रेत माफिया स्टोन बिजनेस टुलू मंडल का साला है। मीनार मंडल सरकारी बस ड्राइवर था, बाद में वो टुलू मंडल के साथ काम करने लगा। टुलू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। अनुव्रत मंडल पशु तस्करी मामले में जेल जा चुके हैं, फिलहाल जमानत पर हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता का पैसा लूटने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जन संसाधनों का दोहन कर पिछली सत्ताधारी पार्टी से साठगांठ करके अवैध संपत्ति बनाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
तो ये तो एक सिलसिला है अमिताभ जी जो शुरू हुआ था टीएमसी के उन तमाम नेताओं से, उसके बाद फिर नीचे कौन कौन उस लाइन ऑफ चेन में है उन सब पर एक्शन हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे मतलब क्लियरली दिख रहा है कि जो लोकल लेवल का करप्शन वहाँ पर चरम पर था, और जो सिंडिकेट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही नहीं, यानी सिर्फ माइनिंग और अवैध शराब या इन सब मामलों में नहीं, जो लोकल लेवल के लोगों से जो उनकी उगाही थी ऑन अ डेली बेसिस, वेंडर्स से, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको सीमेंट, बालू, ईंट सिर्फ उन्हीं लोगों से लेनी पड़ेगी। तो ये जो एक सिंडिकेट था उसके चेन को तोड़ा जा रहा है। सिंडिकेट की कमर ऐसे टूट रही है सर, क्या कभी टीएमसी के वापस सत्ता में आने की उम्मीद बचती है? तो ये रीजनल पार्टी है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं, और कांग्रेस से ही टूट करके बनी थी। तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनल पार्टीज में जो लीडरशिप के ऊपर ही सारा फोकस रहता है, और ममता बनर्जी एज आई थिंक 72-73 ऑलरेडी हैं, और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो पार्टी में ही बगावत है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बहुत बहुत मुश्किल है अगले चुनाव तक टीएमसी के लिए वापसी करना। ठीक, बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की, जहां मुनीर की फौज का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं, क्योंकि सैनिक सामने से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत तो पिछले 2 दिन में हो गई है। पीओके के लोग चुनाव, महंगाई, पाकिस्तानी फौज के अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए सीधा सामने से बुलेट फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, नरसंहार है, ये तो नरसंहार है और खुले आम नरसंहार हो रहा है। क्या लगता है कब तक इस नरसंहार का सामना कर पाएगी वहां की जनता? देखिए, वहाँ की जनता के मन में बहुत गुस्सा है। ये सारा आंदोलन जो है ये महंगाई को लेकर के शुरू हुआ था। बेहिसाब महंगाई है पाक अधिकृत कश्मीर ने, और एक तरह से पूरा चौक करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने उस पूरे रीजन को। एक तो उसने अवैध कब्जा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है पीओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के देश इस तरह का नरसंहार, कत्लेआम देख रहे हैं और चुप है। कोई इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा। भारत के अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला। ये भारत का तो हिस्सा है, वो भारत में तो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, अवैध कब्जा है उसने। और उस अवैध कब्जे में चीन का अपना इंटरेस्ट है, चूंकि उसी हिस्सा उससे निकल करके उसका वो $46 बिलियन का जो उसका सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो उधर से गुजर रहा है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान का, तो वो चुप है उधर। अमेरिका का आजकल नए फ्रेंड बने हैं ये जो ये क्या नाम है, आसिम मुनीर जो है, तो ये कोई बोल नहीं रहा है, दुनिया की ताकतें। लेकिन भारत को इस बात पर भारत वहाँ के लोगों की बात उठा रहा है। ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये खतरे की बात है, चूंकि उधर से जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है लोग उधर से पलायन करेंगे। इसी तरह का नरसंहार कत्लेआम 70 के दशक में यहिया खान की पुलिस ने सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में किया था, जिसके बाद लोग आए, इन्फिल्ट्रेशन हुआ और भारत युद्ध में गया और उसको मुक्त कराया पूर्वी पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश बना। तो एक समय ये स्थिति ऐसी बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को जो काम इंदिरा गांधी ने किया वो काम नरेंद्र मोदी को करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नरसंहार है, कत्लेआम है और पूरा इलेक्शन लूटने की कोशिश है। ये देखिए, यहाँ चुनाव हो चुके 14 सीटों की, 13 सीटों और वैसे भी गोलियों के दम पर होने वाले चुनाव के लोकतांत्रिक उसमें 9 सीटें जीती है नवाज शरीफ की पार्टी ने, और 12 सीटें तो ऐसी होती हैं जो वो लोग खुद ही अलॉट करते हैं अपने प्रवासी कश्मीरियों के नाम वाले, और 8 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं डॉक्टर के लिए, तो उलेमाज के लिए, तो महिलाओं के लिए वो उन्हीं की होती हैं। तो 20 सीटें 53 में से 20 सीट आप पहले चुरा लेंगे, और उसके बाद जहां वोटिंग होगी उसमें से भी आप कुछ सीट चोरी कर लेंगे, तो आपकी सरकार होगी, आप एक प्रॉक्सी सरकार बिठा देंगे वहां, कठपुतली सरकार। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आज दमदार 10 को इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। देखते हैं कि भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कब इंटरवीन किया जाता है, क्योंकि दुनिया तो आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।